हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो मेमोरी को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। जितने भी दुनिया में प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या करते हैं? मेमोरी को मैनेज करते हैं। क्योंकि जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या फिर उसमें कुछ डेटा वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और इसी को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि इफ़िशिएंसी आगे बढ़े, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम्स कम ले, मेमोरी की खपत कम हो। तो जिसके कारण से हम क्या करना पड़ता है कि मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है हमें अपने प्रोग्राम के अंदर। मेमोरी को मैनेज करने के लिए हमें जो एलोकेशन होता है मेमोरी का हम एलोकेशन करना चाहते हैं तो वो दो तरीके से मेमोरी को एलोकेशन कर सकते हैं। एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसे कहते हैं? तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, उससे पहले ही जो है हम जितने भी वेरिएबल्स होता है उसको डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि ये चीज़ें जो है हमारे प्रोग्राम में डेटा टाइप जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसको उसी वक्त हम इनिशलाइज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो हम उसके दरमियान, उसके बीच में कभी भी हम अपने वेरिएबल्स को या फिर डेटा टाइप्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसके मेमोरी एलोकेशन जो दिया जाता है वो लोकेशन को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये चीज़ होता है। अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि प्रोग्राम जो होता है उसका टेक्निक क्या होता है कि वो प्रोग्राम रन करने के बाद, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के बाद हम उसमें डेटा वेरिएबल्स को डालते हैं, उसको एग्जीक्यूशन करते हैं और मेमोरी को एलोकेट करते हैं कि हमें कितना डालना है उसमें, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज करते हैं अपनी मेमोरी को डायनेमिकली प्रोग्राम रन करने के बाद और अपने अकॉर्डिंग, यानी कि मुझे कितना मेमोरी स्पेस चाहिए प्रोग्राम के अंदर और कितना नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसी वक्त डिसाइड करते हैं जब प्रोग्राम पूरा तरह से रन कर जाता है। इसका बहुत एडवांटेज अच्छा होता है कि हम अपनी मेमोरी को मैनेजमेंट एफिशिएंटली कर सकते हैं और प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रीअलोकेशंस कर सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस को अचीव करने के लिए हम अपनी सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि stdlib.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस हेडर फाइल्स के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी यूजिंग जो होता है उसके अंदर जो हम बता रहे हैं कि हेडर फाइल मैंने लगाया कि stdlib.h, उसके अंदर 4 फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को कर सकते हैं। एक मैलॉक होता है, कैलॉक होता है, फ्री होता है और री एलोकेशंस होता है। अब मैलॉक का फुल फॉर्म स्टेंस क्या है कि मैलॉक जो है मेमोरी एलोकेशंस कहता है। कैलॉक का क्या होता है, कैलॉक जो है वो कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, कंटिग्यूस एलोकेशंस कहने का मतलब। फ्री क्या करते हैं कि हमें जब कोई मेमोरी जो मैंने यूज़ कर लिया, जो पॉइंटर वेरिएबल मैंने यूज़ कर लिया, उसको फ्री करना है हमें प्रोग्राम से, ठीक है। रीएलोकेशन करने का मतलब है कि जब हम कोई मेमोरी को डायनेमिकली डिसाइड कर लिया कि इतना वेरिएबल चाहिए, इतना मैंने लिख लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम में मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं यार, मुझे इस प्रोग्राम में इतना बिट्स नहीं बल्कि और भी बाइट चाहिए, ठीक है। मैंने 10 एरे लिया, अभी मुझे 20 एरे की ज़रूरत है। तो क्या करना है कि हमें उस मेमोरी को मैंने 10 जो पहले लिया था उसको बर्बाद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसी पॉइंटर वेरिएबल को मदद से रीअलोकेशन करना है। उसी वेरिएबल्स की जो साइज है उसको इंक्रीज करना है। तो सीधा आप क्या करेंगे, रीअलोकेशन मेथड से क्या करेंगे, अब उसकी जो एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल डेटा टाइप जो डिसाइड किया हुआ है उसको क्या करते हैं, रीअलोकेट कर देते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आखिर मैलॉक जो है उसका सिंटैक्स क्या है और मैलॉक जो है किस प्रकार से उसको हम साइज कर सकते हैं। देखिए, मैलॉक जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं डायनेमिकली एलोकेट है, लेकिन ये सिंगल लार्ज ब्लॉक मेमोरी एलिमेंट, मतलब ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है। सिंगल लार्ज कहने का मतलब है कि जब हम इसका साइज, यानी कि देखिए यहाँ पर तो मैंने डेटा टाइप्स इन टाइप का लिया और 3 इंटू साइज कर दिया, तो यानी कि देखिए मेमोरी साइज, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेमोरी साइज लिया सकता है, लेकिन मैंने 3 इंटू मेमोरी साइज कर दिया कि मैंने बताया कि 3 इंटू इसलिए साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स में क्या होता है कि वो उनका अपना इंटरप्रेटर होता है, तो वो
कभी कभी क्या होता है कि 2 बाइट्स का भी ले सकता है, 4 बाइट्स का भी ले सकता है। तो अभी कोशिश ये कीजिए कि यहाँ साइज ऑफ इंटीजर लिखे, ताकि जो है वो मशीन के हिसाब से जो है वो अकॉर्डिंग जो है आपको साइज यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन हो सके। यहाँ मैंने क्या किया कि जो इंटीजर टाइप का बताया, ये एक लार्ज ब्लॉक बनाता है, एक सिंगल लार्ज ब्लॉक बनाता है। इसी के अंदर जो है जितने सारे भी वेरिएबल्स होगा वो यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब है, अगर एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा इसमें, कि अगर मैं यहाँ पर फ्लोट का भी यूज़ करता हूँ या फिर कैरेक्टर का भी यूज़ करता हूँ, इंटीजर का भी यूज़ करता हूँ, तो फ्लोट, कैरेक्टर और इंटीजर में तीनों में सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा साइज है, वो है फ्लोट का। तो फ्लोट का ही जो है क्या बनेगा, यहाँ पर एक लार्ज ब्लॉक बनेगा। मैलॉक में क्या होता है कि एक ब्लॉक जो बनेगा वो फ्लोट का बनेगा, और उसी के अंदर क्या होगा, इंटीजर भी आएगा और कैरेक्टर भी आएगा। एट ए टाइम तीनों जो डेटा टाइप्स है वो यूज नहीं होगा, बल्कि एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक यूज होगा। ठीक है, पहले फ्लोट का काम होगा, फिर उसके बाद इंटीजर का, फिर उसके बाद कैरेक्टर का काम होगा। ठीक है, और जब मैं इसको पॉइंटर यानी कि मैलॉक से जो भी हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो इसके अंदर जो ऑटोमेटिक वैल्यूज होता है वो गार्बेज वैल्यूज होता है। ठीक है, और गार्बेज वैल्यू होता है, और ये हीप का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हीप के अंदर बनता है सारा चीजें। अब हम बात करते हैं कैलॉग की। तो कैलॉग का क्या है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस करता है। दोनों में सिमिलर है, दोनों सिमिलर टाइप का ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस 2 चीज़ें डिफरेंट आता है इसमें, कि आप जब इसमें इसका सिंटेक्स को देखें ध्यान से, तो डेटा टाइप्स वही ले रहा है, बस यहाँ कैलॉग लिखना है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक n नंबर यानी कि n बताते हैं कि मुझे कितने ब्लॉक चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम 10 एरे लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 एरे लिया मैंने, यहाँ पर मैलॉक में यहाँ पर 10 एरे लिया, तो सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये जो 3 मैंने 3 बनाया, यहाँ पर 3 मैंने लिया है, या 10 इंटू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पर एक ही ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 लिख देने से हो जाएगा। अब यहाँ ये जो चीज़ें हैं कैलॉग में क्या होगा, एलिमेंट ऑफ साइज, यहाँ पर आपको 10 बताने के बाद आप क्या करना होगा कि 10 इंटू आपको साइज बताना है इंटीजर का। ठीक है, ये कैलकुलेट करके क्या बताएगा, और ये सिंगल लार्ज एलिमेंट नहीं बल्कि ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन होता है, ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक जो आप मैंने या फिर क्या कहते हैं 4 बाइट्स का, तो ये मशीन मैंने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में 4 बाइट्स का हिसाब से लिया है। 3 मैंने क्या किया, इंटीजर लेना है, मान लीजिए 3 एरे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 ब्लॉक बन जाएगा। वहां पर क्या था, मैलॉक में एक सिंगल लार्ज था, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, अलग अलग एक ब्लॉक बन रहा है। और इसमें क्या होता है, एक जो इनिशियलाइज हर एक ब्लॉक की जो वैल्यूज होती है, यहाँ पर क्या होता है, वो 0 होता है, ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस होता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि मैलॉक और कैलॉग में कोडिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि मैलॉक कैलॉग का कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, एज इंक्लूड। ठीक है, stadio.h। उसके बाद मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूं, एज इंक्लूड conio.h, और उसके बाद एक हेडर फाइल जिसके अंदर जो है मैलॉक कैलॉग का फंक्शन आता है। ठीक है, एज इंक्लूड stdlib। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आता है, ये इसके अंदर आएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, void main फंक्शन लिखा, उसके बाद इसके अंदर get ch लगा दिए। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर वेरिएबल में इंटीजर टाइप का लूंगा, ptr। ठीक है, और ptr में क्या करूंगा, मैलॉक का फंक्शन लगाना है। तो मैलॉक का पहले फंक्शन क्या लगाएंगे, पहले डेटा टाइप्स बताना है, कितना डेटा टाइप एस्ट्रिक। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैलॉक का फंक्शन लगाना है।
और उसके बाद मुझे क्या बताना है, साइज बताना है, कौन सा साइज लेना है। तो 3 इंटू साइज ऑफ क्या है, इंटीजर। ठीक है, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि ptr इज इक्वल टू int स्टार malloc, और फिर 3 इंटू मैंने 3 साइज का मैं एक एरे बना रहा हूँ जो डायनेमिकली होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मैं प्रिंट ऑफ द एरे कर रहा हूँ, और फिर मैं ले रहा हूँ फॉर लूप लगा के। ठीक है, फॉर लूप लगा रहा हूँ, स्कैनअप लगा रहा हूँ, और स्कैनअप करने के बाद मैंने 3 एलिमेंट को स्कैनअप करने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने प्रिंट अप कर लिया इसको। अब इसको क्या करना है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर कर लिया, स्कैनअप कर लिया मैंने, उसके बाद फिर प्रिंट कर रहा हूँ। देखते हैं ये प्रोग्राम रन करता है कि नहीं डायनेमिकली। इंटर द एरे 1 2 3, अब देख रहे हैं एरे प्रिंट हो रहा है। अब इसको थोड़ा न्यू लाइन दे सकते हैं यहाँ पर, अगर आप न्यू लाइन देना चाह रहे हैं तो, या फिर आप टैब ले लीजिए, यहाँ पर टैब ले लीजिए, फिर इसके बाद प्रिंट करते हैं। ठीक है, 1 6 8, देखिए 1 6 8 एरे आ गया। ये था malloc का फंक्शन। मैं इसको अब कैलॉक में बनाना चाहता हूँ कि कैलॉक में किस तरह बनेगा। कैलॉक में भी सिंपल है, आपको बस यहाँ पर सी लिखना है। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा को। कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाना है, तो कमेंट हो जाएगा। और इस कमेंट को अगर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाना है, तो ये हट जाएगा। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट की है। और इसके बाद मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। सेम चीज़ें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सी लिखना है आपको। ठीक है, सी लिखना है, और यहाँ पर साइज में आपको एक और चीज़ बताना है, जैसे साइज यानी कि 3 यानी कि 3 कॉमा। ठीक है, और उसके बाद देखते हो यहाँ पर प्रिंट करके, देखिए सेम चीज़ ले रहा है। आप दे दिए 3 5 9, प्रिंट हो रहा है 1.9। सिंपल है, कैलॉग भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपको एक साइज यहाँ पर देना होगा, और उस साइज को यहाँ पर बताना है। और भी चीज़ को डायनेमिकली बना सकते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और नंबर ले लें, जैसे int आप क्या करें, नंबर ले लें, और इसको क्या कर लें, प्रिंट अप करा दें, इंटर दी नंबर ऑफ एरे। ठीक है, और स्लैश एन कर लीजिए, और इसको यहाँ पर कर लीजिए स्कैनअप कर लीजिए। स्कैनअप करने के लिए आपको %d लगाना है, कॉमा लगा के आपको @n लेना है। ठीक है, अब n लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है, n को पास करना है, और यहाँ पर क्या करना है, n पास करना है, और जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर n पास करना है, और ये वाला भी चीज़ के n पास करना है। ठीक है, अब ये डायनेमिकली और भी हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एरे का नंबर पूछा कि कितना डालना है, मुझे 10 डालना है। ठीक है, 10 डाला। अब मुझे इंटर द एरे पूछ रहा है, एरे कौन सा डालना है, 11 डालना है, 23 डालना है, 8 डालना है, 9 डालना है, 10 डालना है, उसके बाद 6 डालना है, 7 डालना है, और उसके बाद 14 डालना है, फिर उसके बाद आपको 13 डालना है, और उसके बाद क्या करना है, 16 डालना है। ये देखिए आपका एरे आ गया, दिख रहा है आपको, 16 तक दिख रहा है, 10 एलिमेंट आ गया। ये कैलॉग फंक्शन से मैंने किया। अब इसको काट देते हैं। अब रीएलोकेशन की बात करेंगे कि इसमें हम कैलॉग में रीएलोकेशन करना है मुझे। तो रीएलोकेशन आप कैसे करेंगे, तो रीएलोकेशन करने के लिए सिंपल सा है कि मुझे एक पहले पॉइंटर बनाना पड़ेगा रीएलोकेशन करने के लिए। ठीक है, अब मैं जो ऊपर वाला जो दिया गया है कैलॉग फंक्शन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, मेमोरी को जो डिसाइड मैंने किया दिया है कि डायनेमिकली इतना आना चाहिए n की इसमें। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे रीएलोकेशन करना है, क्योंकि मुझे जो भी आ रहा है मैं डायनेमिकली वहीं पर बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 4 ले लिया ऊपर में, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि 4 हो, वो 5 अब मैं ले लूँ उसी प्रोग्राम में। तो क्या करेंगे, मैं n2 लूँगा जो कि 5 यहाँ पर आ जाएगा, n2 एक मैं वेरिएबल ले लूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मैं प्रिंट करवाऊँगा कि यूजर से पूछूंगा कि हाउ मेनी साइज
आर यू इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक मैं स्कैन अप करवा लिया N2 को, फिर उसके बाद मैं ये एक फंक्शन लगाया रीएलोकेशन का कि मेमोरी को रीएलोकेशन करो किस में, पीटीआर में। पीटीआर को जो पहला वाला पीटीआर है ये वाला, उसी में क्या करो, इंक्रीज करो, ठीक है। आपको दो पीटीआर लेगा जो कि पॉइंटर वेरिएबल लेगा, और उसके बाद N2 जो वेरिएबल यहाँ से मैंने N2 पास करूंगा वो साइज कर देगा, ठीक है, रीएलोकेट कर देगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूजर से पूछ लूंगा कि इंटर द एरे, और फिर फॉर लूप लगा के क्या करूंगा, मैं जितना भी यूजर से लूंगा वो डेटा यहाँ पर फिलअप करके उसको प्रिंट आउट करवा दूंगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कर दिया है, N2 को पास किया, N2 को पास किया, तो ये रीएलोकेशन हो गया मेमोरी का, ठीक है। मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे रन करता है। जैसे कि पहला वाला ये आपका कैलॉग फंक्शन चल रहा है अभी कि इंटर द एरे, मैं इंटर द नंबर ऑफ एरे, यानी कि मैं दो लेना चाहता हूँ, ठीक है। कितना लेना चाहता हूँ, 12 एंड 14, ठीक है। ये आ गया द एरे, ये कैलॉग फंक्शन का आ गया एरे। फिर उससे मैं पूछता है कि मैं नहीं, मुझे चाहिए कि 5 मुझे एलिमेंट्स डालना था, ठीक है, एरे 5 डालना था। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी साइज आर यू इंक्रीज, मैं कह रहा हूँ कि इसको 4 कर दो, 4 डालो। फिर उसके बाद एरे मुझसे पूछ रहा है 10 में डाला, 20 डाला, 80 डाला और 90 डाला, ठीक है, 4 आ गया। उसके बाद इंटर करते देखिए मेमोरी साइज इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये रीएलोकेशन मेमोरी होता है, देखिए डायनेमिकली मैंने इसको कर दिया, इससे पहले कभी नहीं होता था इसी में। अब ये जो है ये मैलोक कैलोक जो है फंक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं, रीएलोकेशन की वजह से आप क्या करते हैं, डायनेमिकली आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में एक और फंक्शन है, मैं फ्री बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो लास्ट में जो है आपको क्या करना है, फ्री लिखना है और ब्रैकेट में लिख देना है PTR, ठीक है। ये बस फ्री फंक्शन की यूज होता है, क्योंकि जब ये काम पूरा हो जाएगा, ये सारे चीजें काम हो जाएगा, तो क्या होगा, मेमोरी को फ्री कर देगा पूरा तरह से। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि अगर हम कोई भी डेटा अगर प्रिंट नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपल सा एक PTR को प्रिंट करते हैं और डेटा स्कैन अप नहीं करते हैं, मान लीजिए कि ये वाला चीज़ें हम यहाँ से सॉरी ये वाला तो रीएलोकेशन है, मैं यहाँ से इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+C दबाइए, आपका कमेंट हो जाएगा। ये कैलॉग फंक्शन है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ें कि अगर हम कोई अगर वेरिएबल इसके अंदर नहीं, कोई डेटा इनपुट नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसका वैल्यू इनिशियलाइज होता है 0 से, ठीक है। वही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो है मैं इसको स्कैन अप नहीं करता हूँ, ठीक है, ये बंद कर देता हूँ, सी दबाओ, और प्रिंट ऑफ द एरे करता हूँ, तो प्रिंट ऑफ द एरे देखिए कितना आता है, ठीक है। अगर मैं एरे की साइज पास करता हूँ तो देखिए मैं 4 पास किया, अब देखते हैं क्या आता है। देखिए चारों वैल्यू क्या आ गया एरे का, ठीक है। अब देख रहे हैं जो एरे की साइज मैंने 4 पास किया, तो जो प्रिंट अप किया वो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मैलोक फंक्शन में दिखाता हूं, तो यहां पर 4 वैल्यू क्या आता है, ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं मैलोक फंक्शन में क्या होता है। Ctrl+X करने पर क्या हो जाता है, Ctrl+Shift+X करने पर क्या होता है, कमेंट हट जाता है। अब मैलोक फंक्शन दिखाता हूँ, ये कैलॉग फंक्शन है, Ctrl+Shift में कमेंट कर दिया इस चीज़ को। अब ये रहा मैलोक फंक्शन, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लेकर कहाँ तक, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये रहा मैलोक फंक्शन, ठीक है। मैं स्कैन अप नहीं करता हूँ, ठीक है, कोई भी एरे को स्कैन अप नहीं करता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि कोई अंदाजा भी नहीं है कि क्या वैल्यू आना चाहिए। अब इसको प्रिंट करते हैं, देखिए इंटर द एरे इज गार्बेज वैल्यू आ रहा है 3 दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने इसको डायनेमिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए नहीं बताया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 पास किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर गार्बेज वैल्यू 3 जो क्या आ रहा है, अब देखिए फिर नया आएगा, कुछ प्रिंट कीजिए, फिर से नया आएगा, देखिए कुछ ना कुछ नया आ गया, 0 आ रहा है, फिर ये आ रहा है।
तो 3 वैल्यू जो गार्बेज वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये मैलॉक, कैलॉक और फ्री और उसके बाद रीएलोकेशन का मैंने फंक्शन बताया सारा चीज़ करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो फंक्शन है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। मैंने थ्योरी भी बताया और प्रैक्टिकल करके भी बताया आपको। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।